Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to the new batch, the regular batch for taxation DT plus IDT. आज हम IDT GST start करेंगे guys for May 2026, September 26 and January 27 attempt. So अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लीजिए guys, copy pens and calculators out. We're gonna have some really good टैक्सेशन स्टडीज गाइस. आप लोग टैक्स को थिक एंड थिन से छोटी सी छोटे प्रोविजन को हम इस बैच में कवर अप करने वाले हैं. एंड ट्रस्ट मी, बाय द टाइम यू वाइंड अप विद द सिलेबस गाइस, आई एम गोना मेक श्योर दैट यू गाइस बिकम अ प्रो. लेकिन उसके लिए एक वादा चाहिए दोस्तों. मैं ना मेरी बेटी के साथ पिंकी प्रॉमिस करता हूं और हम दोनों अपने पिंकी प्रॉमिस नहीं तोड़ते हैं. तो आप लोगों के साथ भी एक पिंकी प्रॉमिस करना है कि आप लोग भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत करेंगे इन दिस बैच गाइस. And the more you do the hard work, the better result is what you're going to do, what you're going to get. And मेरा आप लोगों से ये वादा रहेगा guys कि by the time हमारे आखिरी बैच में भी वही एनर्जी दिखाऊंगा दोस्तों जो आज मेरा पहले सेशन में है. So with that thing guys, let's get going with today's session. मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे ये सेशंस कैसे रहेंगे, एक सेशन की ड्यूरेशन क्या रहेगी, उसमें मैं आपको पहले 5-10 मिनट में क्या करवाऊंगा, फॉलोड बाय तो एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग जो हमारे इस बैच से रिलेटेड है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं. और आज हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू जीएसटी भी स्टार्ट होगा. हर चैप्टर में छोटा सा शुरुआत में मोटिवेशन लेके चलते हैं और आज हमें यहाँ मोटिवेट करने के लिए वॉरेन बफे साहब. उनकी कही गई बात बहुत अच्छी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि द सेट प्रोटोकॉल ऑफ आवर क्लास, एंड इस प्रोटोकॉल को सब बच्चों को फॉलो करना होगा गाइस. एंड सब बच्चे जब इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, यू विल सी हाउ इफेक्टिव द क्लास कैन गेट. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने दोस्तों, जो मैं आज बता रहा हूं कि इतने रजिस्टर्स चाहिए होंगे, ये सारी चीजों को तैयारी रखिएगा गाइस बाय द टाइम यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन. ओके, तो आज आपको ये मौका मिला है कि आज आप सिर्फ जो भी लेकर बैठे हैं दैट शुड बी सफिशिएंट, बट बाय द टाइम यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी रेडी विद व्हाट आई एम गोना आस्क यू टू डू. देखिएगा गाइस, हमारा जीएसटी का सेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स, क्योंकि जीएसटी कंपैरेटिवली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल. तो कहीं वो मोनोटोनस ना हो, बोरिंग ना हो. हम 2 घंटे का सेशन रखेंगे, 120 मिनट्स. ओके, जब इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे इट विल बी ऑफ 150 मिनट्स. तो अभी मैं जीएसटी की बात करता हूं गाइस, तो जीएसटी के लिए हमारे पास है 120 मिनट्स. अब बात यह आती है कि हम इन 120 मिनट्स को कैसे कवर अप करने वाले हैं. तो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, आज क्योंकि पहला सेशन है, मैं इतनी सारी बातचीत कर रहा हूं, आपको एक सेट पैटर्न बता रहा हूं हम क्या करने वाले हैं. पहले 5-7 मिनट्स गाइस आप लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे ऑफ प्रीसीडिंग सेशन, रिवीजन ऑफ प्रीसीडिंग सेशन, क्योंकि आज हमारे पास कुछ भी रिवीजन करने के लिए नहीं है गाइस. तो आज मैं आप लोगों को ये सारी जानकारियां दे रहा हूं, रिवीजन ऑफ प्रीसीडिंग सेशन, कि मैंने पिछले सेशन में क्या पढ़ाया. कई बार होता है किसी बच्चे का कोई सेशन मिस आउट हो जाए, तो दोस्तों वो ये वाला मतलब 5 से 7 मिनट में एक छोटा सा रिवीजन हो जाता है, तो इट बिकम्स इजियर फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टुडे सेशन, करंट सेशन. उसके बाद दोस्तों आप लोग फॉर द नेक्स्ट 100 मिनट्स, मिनिमम 100 मिनट्स गाइस, 100 मिनट्स के लिए हम लोग करेंगे न्यू प्रोविजंस. न्यू टॉपिक होगा दोस्तों फॉर द नेक्स्ट 100 मिनट्स. तो यहां पर मैं लिख देता हूं न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक्स फॉलोड बाय गाइस. उसके बाद आपकी कहानी चलेगी दोस्तों नेक्स्ट 6 to 7 मिनट्स गाइस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा दोस्तों, क्योंकि इन 6 to 7 मिनट्स में आई एम गोना हेल्प यू आउट विद द रिवीजन ऑफ करंट सेशन. रिवीजन ऑफ करंट सेशन, मैंने आज क्या पढ़ाया और आज को मैं रिवाइज करवाऊंगा, जिसे हम बोलते हैं बुलेट रिवीजन. मैं लिख भी देता हूं बुलेट रिवीजन, फटाफट बोलता जाऊंगा, बुलेट रिवीजन ऑफ करंट सेशन. आज के सेशन में मैंने क्या पढ़ाया, ये हर रोज फॉलो किया जाएगा, सो दैट आप लोगों को एक पैटर्न पता हो. एंड लास्ट 5 to 7 मिनट्स गाइस, लास्ट 5 to 7 मिनट्स आप लोग दोस्तों, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन टॉक टू मी. आप लोग दोस्तों अपने हैंड्स रेज करके मेरे से बात कर सकते हैं. क्लास में अगर आप देखें तो आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन है, ये ऑप्शन लाइव क्लास में ही होता है. तो मेक श्योर कि लाइव क्लास ले रहे हो तो इस चीज का फायदा उठाओ दोस्तों. और आप डाउट्स ऑन कॉल, डाउट्स ऑन कॉल, कॉल पे आप लोग दोस्तों डाउट्स ले सकते हैं.
चाहो तो आप बीच बीच में चैट का ऑप्शन है दोस्तों, अगर आपको लगता है ये टॉपिक समझने में नहीं आया तो आप लिख सकते हैं सर प्लीज रिपीट दिस टॉपिक, प्लीज सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर, इसकी कैलकुलेशन ऐसे कैसे हुई, क्या हम ऐसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेट अस मेक द सेशन मोर इंटरैक्टिव। ये दोस्तों आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस सेशन को मोनोटोनस ना बनाया जाए या मोनोटोनस ना बने, उसके लिए आप लोगों को भी पार्टिसिपेशन करना होगा। जब जब मैं पूछूंगा अच्छा आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट यू विल हैव टू पेन डाउन इनटू द चैट बॉक्स, फॉलोड बाय ये हमारा 120 मिनट्स का वो हो गया। अब बात ये आती है कि सर हमें कितने रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। दोस्तों आप लोगों को 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं, 2 रजिस्टर्स इज व्हाट यू विल हैव टू मेंटेन, 2 रजिस्टर्स, 2 रजिस्टर्स। जैसे कि स्कूल में नहीं होता था एक क्लास वर्क का रजिस्टर, एक होमवर्क का, लाइक दैट सिंपल अपन रखेंगे गाइस, एक क्लास वर्क एक होमवर्क। तो दोस्तों क्लास वर्क वाला रजिस्टर होगा जिसमें आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाएंगे, जिसमें आप लोग मेरे साथ क्लास की चीजें लिखेंगे। तो एक रजिस्टर, एवरी रजिस्टर शुड बी अराउंड 400 to 500 पेजेस एंड कंसिडर दिस लाइक एन इन्वेस्टमेंट। ये आपका दोस्तों 400 to 500 पेजेस का होना चाहिए, जिसमें पहला एक रजिस्टर जो क्लासवर्क वाला रजिस्टर है वो चाहे तो थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, 300 to 400 पेजेस विल आल्सो डू इन जीएसटी। इनकम टैक्स में तो दोनों ही 400 to 500 होने चाहिए। तो मैंने ऑन अ सेफर साइड 400 to 500 पेजेस लिख दिया है। इसमें गाइज आप लोग दोस्तों 1 रजिस्टर फॉर क्लास वर्क, जिसमें आप लोग मेरे साथ प्रेजेंटेशंस रखेंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे गाइस, एटसेट्रा, प्रोविजंस बनाएंगे गाइस। और दूसरा रजिस्टर जो आपका होगा दोस्तों वो आपका होमवर्क होगा। सर होमवर्क हमें हर रोज मिलेगा, देखो हर रोज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा होमवर्क देना, क्योंकि हर रोज मैं चैप्टर खत्म नहीं करवाता हूं। होमवर्क में बेसिकली आपका जाता है क्वेश्चन बैंक। अगर आप लोग देखें दोस्तों तो एक आपका क्वेश्चन बैंक का बुक है जिसमें भरपूर क्वेश्चंस हैं गाइस, और अगर आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी यू विल बी एबल टू सॉल्व आउट मोर देन 95% ऑफ द सिलेबस। जो इंस्टीट्यूट कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगी, आप 95% ऑफ द सिलेबस इज व्हाट यू विल बी एबल टू कवर अप थ्रू द क्वेश्चन बैंक। लेकिन क्वेश्चन बैंक ये जो सेकेंड रजिस्टर हमारा जब काम आएगा, ये आएगा बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। जब चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं एक सेशन लेता हूं, द प्रैक्टिस सेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। बहुत छोटे छोटे अगर कोई 2 चैप्टर्स हैं तो मैं दोनों चैप्टर्स को क्लब कर देता हूं। लेकिन गाइस हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर चैप्टर के बाद, चाहे दोस्तों बहुत अनटिल अनलेस बहुत छोटा हो, नॉर्मल डिसेंट साइज भी अगर दोस्तों सेशन होता है, चैप्टर होता है, तो हम उसका एक अलग से प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नो मैटर मैं कितना ही अच्छा प्रोविजन बना दूं, नो मैटर हम कितने अच्छे टेबल्स चार्ट प्रेजेंटेशन कर लें क्लास वर्क में, लेकिन जब तक होमवर्क रजिस्टर अच्छे से नहीं भरेगा ना दोस्तों, कॉन्फिडेंस शूट अप नहीं करेगा। तो हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करते हैं, उसमें आईसीएस, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, राठी सर के हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो वो हम लोग होमवर्क वाले रजिस्टर में करेंगे। और इसमें दोस्तों आप लोग अपने पूरे, जिसमें इसमें आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो जाएंगे, आरटीपी हो जाएंगे, एमटीपी हो जाएगा, पीवाईक्यू हो जाएगा गाइस, ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, तो ये हमारे 2 रजिस्टर्स बनेंगे। मूविंग ऑन गाइस, क्योंकि ये आपका पहली बार टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, आप सीए फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में आए हैं या आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हैं, तो आप क्योंकि पहली बार टैक्सेशन पढ़ रहे हैं गाइस, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग थोड़े से घबराए हुए भी होंगे, थोड़ा सा मन में एक एंजाइटी होगी कि सर हम इसको अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेरा वचन है दोस्तों कि मैं हर बच्चा जो मेरे साथ जुड़ेगा, हर बच्चा जो मेरे साथ जुड़ेगा वो 100% इस सब्जेक्ट को समझेगा। लेकिन आप अपनी तरफ से कोई बाउंड्रीज या बैरियर्स मत लगाइएगा दोस्तों कि ये तो मेरे सीनियर्स ने कहा था बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि उन्होंने रटने की कोशिश करी थी। अगर आप सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं ना, मैं वादा करता हूं दोस्तों, यू विल अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट लाइक नेवर बिफोर, एंड आई विल मेक श्योर दैट दिस सब्जेक्ट बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा बाय द टाइम वी एंड विद द सिलेबस। ऑलराइट गाइस, अब होता क्या है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, वर्चुअल क्लासेस है दोस्तों, आप लोग मुझे सामने सामने तो नजर नहीं आ रहे हैं, सामने तो मेरे कैमरा है। तो इन दैट केस व्हाट आई हैव डन इज, मैंने ना 2 वर्चुअल फ्रेंड्स अपने ऑलरेडी बुक में इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं।
एक का नाम होगा T2, ऑलराइट गाइस, ये दोस्तों लेट्स से ये बन गया, और दूसरे का नाम होगा कीकू। अब ये क्या करेंगे, ये ना ये घुंघराले बाल वाला है, ओके गाइस, लेट्स से कीकू। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, ये मेरे से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आपके डाउट्स आए या ना आए, मैंने एज ए स्टूडेंट जब अपनी बुक फॉर्म करी तो मैंने कि बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए या बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। जब फेस टू फेस क्लासेस ली थी तो बच्चे इसमें से डाउट्स पूछते थे, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, मैंने इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रखा है, इन दोनों को इनकॉर्पोरेट कर रखा है दोस्तों इन माय बुक। एंड ये आप लोगों से दोस्तों, ये आप लोगों से क्या पूछेंगे, डाउट सॉल्विंग में बहुत मदद करेंगे, डाउट सॉल्विंग में। वैसे तो मैं भी दोस्तों आप लोगों से पूछता रहूंगा, क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, सो दैट वी मेक द सेशन एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल। ऑलराइट गाइस, तो ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट हाउ वी आर गोना गो अबाउट आवर सेशंस, द रजिस्टर्स वी नीड टू प्रिपेयर एंड द डाउट सॉल्विंग। आप लोग दोस्तों, आप लोगों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिसमें आप भरपूर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर रात को 10 बजे कुछ पढ़ रहे हैं, डाउट आया, तो आप फोटो खींच के उस ग्रुप में डाल सकते हैं, वॉइस नोट डाल सकते हैं दोस्तों। वो ग्रुप होता है हमारा दोस्तों सीधी बात नो बकवास, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। आप लोग मुझे टैग करिएगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे। ओके गाइस, तो आप लोग टैग कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे पहले 10 मिनट हो गए हैं गाइस, ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, अब हमें प्रोविजन को स्टार्ट करना है। और यहां हमारे को मोटिवेट करने के लिए वॉरेन बफे साहब क्या कहते हैं, विदाउट पैशन यू डोंट हैव एनर्जी एंड विदाउट एनर्जी यू हैव नथिंग। तो दोस्तों, यू शुड बी पैशनेट अबाउट द थिंग्स दैट यू रियली वांट टू अचीव। एंड इफ यू आर नॉट पैशनेट गाइस, चाहे जिंदगी में कोई भी काम करो, मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जब आप सीए बन जाओगे तो सीए बनने के बाद दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि घर में कोई मनी प्लांट लग जाएगा, सुबह जाके पेड़ को हिलाएंगे तो 15-20 हजार रुपए दिन के कमा लेंगे। नहीं, आप लोग नो मैटर, जब भी चाहे कोई सी भी फील्ड में हो, बिकम अ प्रो इन वन थिंग एंड बिकम सच अ प्रो गाइस कि आपसे बेहतर कोई नहीं। बिकम सच अ प्रो गाइस कि आपसे बेहतर कोई ना हो उस फील्ड में। और वो आएगा दोस्तों जब यू हैव दैट पैशन टुवर्ड दैट थिंग, दैट यू हैव टू बिकम द बेस्ट, यू हैव टू बिकम द प्रो ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो विदाउट पैशन यू डोंट हैव एनर्जी एंड विदाउट एनर्जी यू हैव नथिंग। आपके पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग। गाइस होल्ड ऑन, ये वाला होगा, नीचे वाला पूछ लेना। ओके गाइस, चलो जी, अब ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू है। चैप्टर ओवरव्यू में दोस्तों आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ जीएसटी दोस्तों। और मैं अगर आप लोगों से बोलूं तो इसकी वेटेज हमारी 0 से 2 मार्क्स की होगी, ज्यादा की नहीं होगी, 0 से 2 मार्क्स की होगी इस चैप्टर की। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द अटेम्प्ट्स में दोस्तों आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द अटेम्प्ट्स में आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं मिलता। सर मतलब ये तो बेकार सा चैप्टर है। नहीं नहीं, बेकार नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में वी आर गोना फॉर्म द बेस रूट्स ऑफ जीएसटी गाइस। और एक बार आपके बेस रूट्स बन जाएंगे ना गाइस, तो इट विल बिकम सो मच इंपॉर्टेंट एंड इट विल बिकम सो मच रेलेवेंट जब मैं आपको मेन बड़े बड़े चैप्टर्स कराऊंगा जिनकी वेटेज 10-10 नंबर की है, 15-15 नंबर की है। तो क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रांग रहेंगे ना, आपको वो समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, वो समझने में बहुत मजा आएगा इनफैक्ट। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज द चैप्टर ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारी कोशिश है दोस्तों आज हम इन 2 पॉइंट्स को तो बिल्कुल 100% कवर अप करें। टाइम मिलेगा तो वी विल आल्सो हेड ऑन टू द जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया, फिर नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, कंसेप्ट, बेनिफिट्स, टैक्सेस, सब्ज्यूम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड क्विक रिविजंस बिफोर एग्जाम। हर चैप्टर के एंड में दोस्तों मैंने एक क्विक रिविजन का चार्ट बना रखा है और क्विक रिविजन के थ्रू दोस्तों यू विल बी एबल टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर। I can also show that to you guys. क्विक रिवीजन के थ्रू दोस्तों आप लोग पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं विद इन अ स्पैन ऑफ लेट्स से 15-20 मिनट्स। पूरा चैप्टर कंसाइज फॉर्म में दोस्तों यहां पर डाल रखा है। देखिए, क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम, बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, फीचर्स मिल जाएंगे, जर्नी मिल जाएगा, डेफिशिएंसीज मिल जाएंगे, बेनिफिट्स, टैक्सेस अज्यूम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और लास्ट हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो हर एक चीज आपको मिलेगी गाइस। अच्छा सर, ये जो कलर्ड नोट्स हैं क्या ये भी हमें मिलेंगे? हाँ जी, ये कलर्ड नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे।
बट ये कलर नोट्स दोस्तों प्रिंटेबल नहीं होंगे। ये कलर नोट्स विल बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग इट आउट। दोस्तों आप इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलेंगे, ठीक है ना गाइस। अगर आपको दोस्तों, अच्छा मैं ये भी बता दूं, मोस्ट रिकमेंडेड इज हार्ड कॉपी बुक्स। हार्ड कॉपी बुक्स होना जरूरी है। उससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग ना एनोटेशंस बना सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, जब रजिस्टर्स की बात हुई तो ये कहना रह गया कि यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स, कलरफुल पेन्स यूज करिए। मेक योर नोट्स एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल। बार बार उन नोट्स पर देखने का मन करे। ब्लैक ब्लू से ही सिर्फ काम मत निपटाइएगा, रेड ग्रीन पर्पल ऑरेंज, अलग अलग तरीके के पेन मंगाओ, हाइलाइटर्स मंगाओ। क्योंकि आपका जो रजिस्टर है वो अच्छा गत्ते वाला रजिस्टर होना चाहिए। हल्का रजिस्टर मत ले लेना, पता चले वो ब्राउन कलर की शीट वाला रजिस्टर ले लिया, अपनी हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही। ऑलराइट गाइस, तो विद दैट थिंग गाइस लेट्स गेट गोइंग और पहला प्रोविजन करते हैं। लेकिन कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं दोस्तों। तो एक बार जोर से हो जाए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आ जाओ भाई। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाई इज इट लेवाइड। यहां पर ये नहीं पूछा जा रहा व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज इनकम टैक्स, नो, इट इज दे आर ओनली आस्किंग यू व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है सर? क्या है ना कि हमारे देश को चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। अब वो पैसा देश की जनता से ही लेगी, करेक्ट, इसी को टैक्स बोलते हैं। भाई आज अगर सरकार को रोड बनानी है तो रोड बनाने के लिए पैसों की जरूरत है। अब सरकार कोई पैसे छापती थोड़ी ना चली जाएगी कि छापती जा रही है, कभी रोड बना दिया, कभी एयरपोर्ट बना दिया, कभी ट्रेन निकाल दी, नहीं। तो सरकार क्या करती है दोस्तों? सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। किनसे? अपनी ही जनता से टैक्स कलेक्ट करती है, जिसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप देना चाहें भैया आज तो सोमवार है। ना ना ना, सोमवार का हमारा व्रत रहता है, शिव जी के हम बड़े भक्त हैं, राम राम, ऐसे ऐसे मत बोलो, बम बम बोले, हम नहीं देंगे टैक्स डोले। नहीं दोस्तों, सरकार ने कहा इनको साइड में ले ले, धोखे इनसे टैक्स निकालना पड़ेगा भैया, देना पड़ेगा। तो टैक्स इज अ फोर्सफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको वो पैसा देना ही पड़ेगा, लिवाइड बाय लॉ। लेकिन मोदी जी दोस्तों ऐसे बंदूक दिखा के ऐसे टन 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 टन, आप चल रहे हो, आपके पीछे बंदूक लगा दी मोदी जी ने, कह रहे बटुआ निकाल, बटुआ निकाल, पर्स निकाल जल्दी से बेटा, नहीं तो चला दूंगा। 3 तक गोली गिनता हूं, 1 2 3, ढिसके आओ। क्या दोस्तों, वो बंदूक दिखा के टैक्स लेते हैं, छुरी दिखा के टैक्स लेते हैं? द आंसर टू विच इज नो। वो टैक्स लेते हैं दोस्तों, वो टैक्स लेते हैं बाय लॉ। वो टैक्स लेते हैं दोस्तों बाय लॉ, कानून दिखाकर टैक्स लेते हैं। तो टैक्स इज अ फोर्सफुल कॉन्ट्रीब्यूशन लिवाइड बाय लॉ। It is money. It is the money that people pay to the government, which is used to provide public services. ये क्या है दोस्तों? ये वो पैसा है दोस्तों जो हम सरकार को देते हैं और सरकार हमारे लिए ही इस्तेमाल करती है। वही पब्लिक सर्विसेज देती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके की, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, अलग अलग तरीके के दोस्तों यहां पर आपको प्रोवाइड करा जाता है सर्विसेज। अब आते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है? कहते हैं जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री। वन इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात यह आती है सर व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? मतलब यहां पर बर्डन किसी और पर जाता है और सरकार को जाके कोई और पे करता है। ऐसा कैसे होता है राठी जी? दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। अभी देखो एक ऐसा एग्जांपल बनाऊंगा दोस्तों, एंड दैट एग्जांपल इज व्हाट यू विल हैव टू डू इट इन योर रजिस्टर। आपको अपने रजिस्टर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। जैसा कि मैंने बोला दोस्तों कि मैं आप लोगों को टेबल चार्ट्स इन थ्रू, मतलब ऐसी स्टोरीज सुनाऊंगा दोस्तों जीएसटी से जुड़ी हुई, यू विल फील लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ द जीएसटी सिस्टम। अब इधर देखिएगा गाइस, यहां पर दोस्तों एक बंदा है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर दोस्तों सामान किसे देता है दोस्तों? होलसेलर को। होलसेलर किसे सामान देता है दोस्तों? लेट्स से रिटेलर को। बीच में हम डिस्ट्रीब्यूटर भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया है। डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को देता है, मैंने यहां पर डायरेक्टली बोल दिया कि होलसेलर ने ही रिटेलर को दिया, और रिटेलर के पास जाके ले लेता है कस्टमर। तो लेट्स से दोस्तों ये 4 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। जब मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बेचता है टू द होलसेलर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
प्रोडक्ट बेचता है और लेट्स से इस प्रोडक्ट की प्राइस 500 रुपीज है, 500 रुपए। अब होलसेलर ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और 500 रुपए सामने वाले मैन्युफैक्चरर को दिया, कहा लाइए जी प्रोडक्ट दीजिए। मैन्युफैक्चरर कहता है नो। नो क्या, अभी आपने 500 बोला, मैंने मोल भाव भी नहीं किया, ऊपर से नो नो क्या कर रहे हो भैया, लाओ 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 प्रोडक्ट दो, मैंने 500 रुपए दिए। कह रहे हैं आपने 500 रुपए तो प्रोडक्ट के दिए। तो कह रहे हैं प्रोडक्ट ही तो चाहिए मैन्युफैक्चरर साहब, आपको घर नहीं ले जाना। आप यहीं रहिए। कह रहे मेरे को घर नहीं ले जाना, मैं बिकाऊ नहीं हूं, ये जो प्रोडक्ट है इस पे जीएसटी लगता है, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे मी जीएसटी। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, आप जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को ये प्रोडक्ट बेचा तो प्रोडक्ट की प्राइस दोस्तों 500 रुपए बताई, और इस पर दोस्तों उन्होंने जीएसटी लगाया। फॉर द पर्पस ऑफ इजी कैलकुलेशन गाइस, मैं जीएसटी की रेट 10% ले रहा हूं, जबकि जीएसटी की कोई भी रेट 10% नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन मैं उसकी रेट 10% ले रहा हूं। तो 500 रुपीज पर 50 रुपए लगा, तो व्हाट इज द अमाउंट दैट द होलसेलर हैड टू पे, होलसेलर को कितना अमाउंट पे करना पड़ा दोस्तों, 550 रुपए पे करना पड़ा इन ऑर्डर टू परचेज अ प्रोडक्ट जिसकी प्रोडक्ट की वैल्यू 500 ही है। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस, इज इट सेफ टू से कि जब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से ये प्रोडक्ट खरीदा तो उसने 50 रुपए का टैक्स पे किया इन ऑर्डर टू परचेज द प्रोडक्ट, तो अभी 50 रुपए का बर्डन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 50 रुपए का बर्डन किसके कंधों पर है, होलसेलर के कंधों पर। लेकिन होलसेलर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को यूज कर लेता है या उस प्रोडक्ट को आगे बेचता है टू रिटेलर। सर होलसेलर तो इस प्रोडक्ट को आगे बेचेगा, करेक्ट। अब जब होलसेलर रिटेलर के पास गया, उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जोड़ लिया होगा दोस्तों। लेट्स से अब होलसेलर रिटेलर के पास गया और रिटेलर से कहता है भैया ये प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे। रिटेलर ने कहा हाँ जी, क्यों नहीं खरीदना चाहेंगे। कहते हैं ये प्रोडक्ट 650 रुपए का है, 650 रुपीज का है, जिसमें होलसेलर ने अपनी जो कॉस्ट लागत वगैरह लगी थी वो जोड़ लिया और अपना प्रॉफिट मार्जिन भी जोड़ लिया था। अब दोस्तों 650 रुपए का, ध्यान से देखिएगा अगेन, 650 रुपीज का रिटेलर ने अपनी जेब से पैसे निकाल के होलसेलर को दिए। होलसेलर ने क्या सामान दिया होगा, कहना अब रिटेलर ने भी वही बोला होगा, अरे भैया मैंने प्रोडक्ट के पैसे दे दिए हैं। कह रहे भाई साहब आपने सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे दिए, लेकिन प्रोडक्ट पर जो टैक्स लगता है, जो हमें जाके सरकार को देना होगा, वो भी तो देना पड़ेगा। कह रहे अरे हाँ जी, वो बात भी सही है। तो दोस्तों प्रोडक्ट पर लगेगा जीएसटी, फिर से जीएसटी, लेट्स से एट द रेट 10%, 65 रुपीज, तो टोटल निकल कर आएगा 715 रुपए। टोटल कितना निकल कर आएगा दोस्तों, 715 रुपए। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस इज कि होलसेलर, नाउ एक पॉइंट पर कंक्लूड करने जा रहे हैं दोस्तों। होलसेलर ने दोस्तों जब सामान खरीदा, होलसेलर ने जब सामान खरीदा तो होलसेलर ने 50 रुपए का टैक्स पे किया था टू द मैन्युफैक्चरर, तो बर्डन ऑफ टैक्स होलसेलर के ऊपर आया। हावेवर जब होलसेलर ने इसको आगे बेचा टू रिटेलर, तो उसने 65 रुपीज का टैक्स कलेक्ट कर लिया, 65 रुपीज का टैक्स कलेक्ट कर लिया फ्रॉम द रिटेलर। अब होलसेलर सरकार को जाकर, होलसेलर दोस्तों गवर्नमेंट को जाकर कितना पे करेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। होलसेलर कहेगा देखो भैया जब मैंने सामान खरीदा था तब मैं 50 रुपए इन द फॉर्म ऑफ टैक्स दे चुका था। होलसेलर क्या कहेगा कि जब मैंने सामान खरीदा था, परचेज किया था, तब मैंने 50 रुपए ज्यादा दिए थे, तभी मैन्युफैक्चरर वो सामान देने को राजी हुआ था, तो 50 रुपए का तो मैं ऑलरेडी टैक्स देकर आ चुका हूं। अब ये जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है, ये जो मैंने 65 रुपीज टैक्स कलेक्ट किया है, उसमें से 50 रुपए जो मैं ऑलरेडी देकर आ चुका हूं वो मैं माइनस करूंगा भैया। 50 रुपए जो ऑलरेडी मैं देकर आ चुका हूं वो मैं माइनस करूंगा। तो क्या यहां पर होलसेलर का बर्डन खत्म हो गया? होलसेलर का बर्डन जब उसने सामान को रिटेलर को बेचा और रिटेलर से 65 रुपए, 650 रुपीज इज व्हाट ही कलेक्टेड फॉर द गुड्स, लेकिन 65 इज व्हाट ही कलेक्टेड फॉर टैक्स, एंड आउट ऑफ दो 65 उसने 65 में से 50 रुपए का जो उसके कंधे पर बर्डन आया था, उसने वो 50 रुपए माइनस कर लिए और 15 रुपए जाकर उसने जाके सरकार को पे किए। हाँ या ना? हाँ जी। तो यहां पर दोस्तों जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जब आप सामान बेचते हो,
उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट मतलब जब आपने सामान बेचा और सामान बेचने पर टैक्स कलेक्ट किया। आउटपुट, आउटपुट मतलब सामान आउट हो रहा था, सामान जा रहा था, उसे बोलते हैं आउटपुट। उसमें से माइनस करेंगे द टैक्सेस दैट होलसेलर पेड एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, जिसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। इनपुट एज द नेम सजेस्ट, इन अंदर आ रहा है, इनपुट टैक्स। तो इन दिस सिनेरियो गाइस 65 रुपीज माइनस 50 रुपीज गाइस, कितना रुपए होलसेलर जाके सरकार को पे करेगा? व्हाट इज द अमाउंट दैट द होलसेलर विल पे टू द गवर्नमेंट? ही इज गोना पे 15 रुपीज, 15 रुपए पे करेगा। कितना पे करेगा गाइस? 15 रुपए इज व्हाट द होलसेलर इज गोना पे। 15 रुपए इज व्हाट द होलसेलर इज गोना पे। एवरीबडी क्लियर अबाउट इट? क्या होलसेलर का ऊपर अब बर्डन खत्म हो गया है? द आंसर टू विच इज यस। अखिलेश बेटा यहां तक क्लियर हुआ है तो प्रेस ऑन टू द लाइक बटन गाइस, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो। ओके, एंड एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट बिफोर आई टेक यू ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस। जब रिटेलर इसे आगे कस्टमर को बेचेगा तो क्या कहानी बनेगी? तो क्या कहानी बनेगी दोस्तों? दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक आफ्टर। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है आप लोगों के सामने, एंड यू गाइस आर गोना एंजॉय दिस। आ जाओ भाई, मूविंग ऑन। अब रिटेलर ने कहा भैया मैं भी ये अपने खुद के लिए तो मैं लिया नहीं हूं, ये तो मुझे भी आगे बेचना है। तो रिटेलर ने अपनी दुकान पे लगा दिया सामान। अब कस्टमर आया और कस्टमर से कहा, कस्टमर ने पूछा रिटेलर भैया ये कितने का है? कहते हैं 820 रुपए का है, 820 रुपीज का है। कितने का है? 820 रुपीज का। 820 रुपीज का ये प्रोडक्ट। वही कस्टमर ने अपनी जेब से 820 रुपए निकाले, लेकिन 820 में बात नहीं बनी दोस्तों। उसने क्या, रिटेलर ने भी जीएसटी चार्ज किया होगा? क्या रिटेलर ने भी जीएसटी चार्ज किया होगा? द आंसर इज यस, रिटेलर चार्ज जीएसटी एट द रेट 10%। तो 820 रुपीज का 10% निकल कर आता है 82 रुपीज। तो टोटल अमाउंट 820 प्लस 820 प्लस 82 रुपीज निकल कर आता है 902 रुपए। तो व्हाट इज द अमाउंट दैट द कस्टमर हैड टू पे इन ऑर्डर टू परचेज दिस प्रोडक्ट? ही हैड टू पे 902 रुपीज। नाउ रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर भी दोस्तों सरकार को जाके टैक्स पे करेगा, लेकिन रिटेलर के ऊपर बर्डन कितने का आया था? ध्यान से देखिएगा, रिटेलर के ऊपर बर्डन आया था दोस्तों ऑफ 65 रुपीज। अब रिटेलर ने 82 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया गवर्नमेंट के पास दोस्तों, जाकर ये टैक्स पे करने की बात हो रही है। तो रिटेलर ने दोस्तों गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? अपना आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विच इज 82 रुपीज माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट विच इज 65 रुपीज। तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों? 17 रुपए निकल कर आएगा, 17 रुपीज निकल कर आएगा। और ये 17 रुपए दोस्तों किसने पे करे हैं? 17 हैज बीन पेड बाय द रिटेलर। रिटेलर ने 17 रुपए पे करे हैं। अब बात ये आती है दोस्तों, जो कस्टमर है, इधर ध्यान से देखिएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर एग्जांपल, जो कस्टमर है उसने टैक्स का कितना अमाउंट दिया? 82 रुपीज दिया। टैक्स का कितना पैसा दिया? 82 रुपीज दिया। बट क्योंकि कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को आगे नहीं बेचा, कस्टमर ने इस प्रोडक्ट को खुद ने यूज कर लिया, सो द बर्डन ऑफ टैक्स जो मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर पे डाला, होलसेलर ने रिटेलर पर डाला और रिटेलर ने कस्टमर पर डाला, तो ये बर्डन कहां चला गया दोस्तों? ये बर्डन चला गया दोस्तों ऑन द कस्टमर। बर्डन किस पर है दोस्तों? कस्टमर पर है। अब क्योंकि इसने ये यूज कर लिया, ये आगे बेच के टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो ये बर्डन जो है ये इसका फाइनल बर्डन हो गया। मतलब फाइनली 82 रुपीज का बर्डन किसने बियर किया? कस्टमर ने बियर किया। लेकिन क्या कस्टमर जाकर सरकार को टैक्स पे करता है? एवरीबडी हैज टू आंसर मी। क्या कस्टमर जाकर सरकार को टैक्स पे करता है? द आंसर इज नो। कस्टमर ने तो रिटेलर को दिए। सरकार को जाके पैसा देने वाला इंसान कौन है? सरकार को जाकर पैसे देने वाला इंसान पता है कौन कौन है? वो है दोस्तों मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर। अब मैं आपको बताऊं कैसे। मैन्युफैक्चरर ने 50 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया था। मैन्युफैक्चरर ने 50 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया था, तो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को कितना पे किया? 50 रुपए का टैक्स पे किया, अज्यूमिंगली कि मैन्युफैक्चरर के पास कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था।
हमने ये नहीं बताया कि मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान खरीदा है इन दिस एग्जांपल। तो मैन्युफैक्चरर के पास सिर्फ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था वो जीरो था, नील था। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना पे किया दोस्तों? 50 रुपए पे किया, जो मैन्युफैक्चरर ने किससे खरीदा था, किससे लिया था? होलसेलर से। होलसेलर ने जाकर कितना पे किया? ध्यान से देखिए, होलसेलर ने जाकर कितना पे किया? 15 रुपए पे किया सरकार को। मैन्युफैक्चरर ने 50 रुपए पे किया, होलसेलर ने 15 रुपए पे किया, और रिटेलर ने कितना पे किया दोस्तों? रिटेलर ने 17 रुपए पे किया सरकार को। टोटल करो इसका, 50 रुपीज प्लस 15 65 प्लस 17 82। तो 82 रुपीज सरकार के पास टैक्स गया है, और ये 82 रुपीज दिए किसने थे? कस्टमर ने। ये 82 रुपीज आपका मैच करना चाहिए गाइस विद द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट हैज बीन पेड बाय डिफरेंट पीपल टू गवर्नमेंट कलेक्टिवली, एग्रीगेटली। मैन्युफैक्चरर ने 50 रुपए दिए, उसने 82 नहीं दिए। होलसेलर ने 15 दिए, उसने 82 नहीं दिए। रिटेलर ने 17 दिए, उसने 82 नहीं दिए। ये तीनों मिलाकर जो टैक्स का बर्डन ऑन द प्रोडक्ट था, ये तीनों मिलाकर जो टैक्स का बर्डन 50, 15 और 17, जो बर्डन 82 रुपीज का था, वो फाइनली किसने बियर किया है दोस्तों? दैट हैज बीन बोर्न बाय द कस्टमर। वो कस्टमर ने बियर किया है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस पॉइंट? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? समझ में आया गाइस? है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? है ना शानदार पॉइंट? एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। सरकार को टैक्स देने वाला इंसान कौन है? मैन्युफैक्चरर। सरकार को टैक्स देने वाला इंसान कौन है? होलसेलर, रिटेलर। लेकिन बर्डन बियर करने वाला इंसान कौन है? कस्टमर, जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, जो सरकार से मिलेगा भी नहीं। इसीलिए बोलते हैं इसे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जहां सरकार को पैसे देने वाला इंसान कोई और दोस्तों उसका बर्डन बियर करने वाला कोई और। हाउएवर इन केस ऑफ इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि जो इंसान इनकम कमाता है वही इंसान जाके सरकार को टैक्स पे करता है। जो इंसान कमाएगा वही जाकर सरकार को टैक्स पे करेगा। चलो इसी एग्जांपल में अब मैं इनकम टैक्स का भी सिनेरियो लाता हूं। दो हमने इनकम टैक्स अभी ना पढ़ा है, हम आगे पढ़ेंगे, हमें अभी कोई जानकारी नहीं। लेकिन क्या आप में से कोई बच्चा मेरे को यह बता सकता है कि आफ्टर ऑल होलसेलर, इन दिस एग्जांपल दोस्तों, होलसेलर के लिए इनकम कितनी हुई? मैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करता हूं दोस्तों, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। होलसेलर के लिए इनकम कितनी हुई? ध्यान से देखना। अपन दोस्तों ये बिजनेस चल रहा है, अपन क्लास 11 12 में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं कोई भी रॉकेट साइंस की बात नहीं करूंगा, मैं आप लोगों से लॉजिकल बात करूंगा। जो चीज आप लोग पढ़कर आए उसी चीज को इस्तेमाल करते हुए अपन आंसर निकालने वाले हैं। अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, होलसेलर के लिए डेबिट साइड में सारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट साइड में सारी इनकम आएंगी। अब ये जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें क्रेडिट साइड में अपन लिखते थे बाय सेल्स। हमने जितने का बेचा, सामान जितने का बेचा, 715 रुपए का सामान नहीं है, सामान कितने का है? 650 रुपए का, 650 रुपीज का, 650। डेबिट साइड में आपके सारे खर्चे आते थे टू परचेजेस, आया ना। होलसेलर ने कितने का सामान खरीदा था? 500 रुपए का खरीदा, 500 रुपीज का खरीदा। अब इसके बाद हमारे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते थे, डेप्रिसिएशन हो जाता था, होता था कि नहीं? जैसे अपन डेबिट साइड लिखते थे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन, ये सब डेबिट साइड लिखते थे। बिजनेस के ही खर्चों की बात कर रहा हूं मैं तो यार, होलसेलर एक बिजनेसमैन है। थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या बिजली का खर्चा नहीं पे करता अपने ऑफिस का? बिजनेसमैन क्या अपने एम्प्लॉइज को सैलरी वेजेस नहीं देता है? देता है ना। तो वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां आ जाते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन में यहां पे लिख देता हूं गाइस। लेट्स से दोस्तों वो 80 रुपीज का आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन आ गए। तो अब आपकी यहां पर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती थी तो अपन इसे नेट प्रॉफिट बोलते थे, एनपी, नेट प्रॉफिट,
और अगर डेबिट साइड ज्यादा होता था तो नेट लॉस बोलते थे। नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में ऐड हो जाता था और नेट लॉस बैलेंस शीट में जाके कैपिटल में से माइनस हो जाता था, है या ना दोस्तों। तो 650 में से 580 रुपए माइनस हुए, 650 में से 580 रुपए माइनस हुए, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना निकल कर आया दोस्तों? 70 रुपए निकल कर आया, 70 रुपीज निकल कर आया। कितना निकल कर आया? 70 रुपीज। तो ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर यहां निकलेगा गाइस, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा। ये आपका जो नेट प्रॉफिट होता था, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता था, बैलेंसिंग फिगर। लाइकवाइज दोस्तों, अगर रिटेलर के लिए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, मैं नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइस, अगर रिटेलर के लिए दोस्तों कोई बिजनेस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन नहीं है, तो रिटेलर की इनकम कितनी है? एवरीबडी हैज टू आंसर मी, एवरीबडी हैज टू आंसर मी गाइस। फटाफट बताओ। अगर रिटेलर के लिए दोस्तों, रिटेलर के लिए कोई एक्सपेंसेस नहीं है, तो रिटेलर की इनकम कितनी है? सर सिंपल सी चीज है, उसकी सेल वैल्यू है 820 रुपीज, उसकी 650 रुपीज के उसके खर्चे हैं, तो उसकी सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू अपन ऐसी तो इनकम निकालते हैं। देखो 82 रुपीज उसने टैक्स कलेक्ट किया, जिसमें से 65 रुपीज जो उसने अपनी जेब से पहले दिया था, जो उसने अपनी जेब में से पहले दिया था, वो अपनी जेब में वापस डाल लिया और बचे हुए 17 रुपए सरकार को दे दिए। तो उसमें से तो उसकी कोई कमाई नहीं हुई ना। ध्यान से देखो, रिटेलर ने जब लेट्स से ये सामान है, जब ये सामान खरीदा तो 65 रुपीज का टैक्स का बर्डन रिटेलर के ऊपर आया। जब उसने सामान खरीदा तो 65 रुपीज का टैक्स का बर्डन आया। जब इस सामान को आगे बेचा तो आगे बेचकर उसने 82 रुपीज का टैक्स कलेक्ट किया, जिसमें से 65 रुपीज तो उसने अपने वही जेब में डाल लिए, अपना बर्डन खत्म किया। और जो उसने एक्स्ट्रा कमाया था, मतलब उसने एक्स्ट्रा कमाया नहीं था, एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया था, वो जाके 17 रुपए जाके उसने सरकार को दे दिया। तो उसमें उसकी तो कोई कमाई नहीं हुई ना। कमाई कहां होती है? कमाई तो प्रोडक्ट की वैल्यू में होती है भैया। उसने 650 का खरीदा, 820 का बेचा। तो दोस्तों इन दिस केस रिटेलर के लिए इनकम कितनी होगी? रिटेलर के लिए द इनकम विल बी, रिटेलर के लिए जो इनकम होगी दैट विल बी 820 रुपीज, 820 रुपए माइनस 650 रुपए, 650, निकल कर आएगा 170 रुपीज। यस और नो, एवरीवन क्लियर अबाउट इट? और जो हम इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, इनकम टैक्स वो आपकी इनकम पे लगाया जाता है। तो इनकम टैक्स किस पर लगाया जाएगा? इन केस ऑफ होलसेलर 70 रुपए पर लगाया जाएगा, जो उसका नेट प्रॉफिट है। इन केस ऑफ रिटेलर 170 रुपीज पर लगाया जाएगा दोस्तों, जो इसका प्रॉफिट है। तो इस अमाउंट पर 70 रुपए पर इनकम टैक्स की बात होगी। अच्छा, और क्योंकि ये इनकम कमाने वाला होलसेलर, उसका बर्डन होलसेलर बियर करेगा, इसीलिए इसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड। 170 रुपए यहां पर किसने कमाए? रिटेलर ने। 170 रुपए पर इनकम टैक्स कौन देगा? रिटेलर देगा, इसीलिए उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ विच कैन नॉट बी शिफ्टेड, जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऑलराइट गाइस, तो एक बार दोस्तों इस एग्जांपल को पूरा अपने टेबल में बनाएंगे। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। मैं जब तक बस दोस्तों पानी लेकर आ रहा हूं, ये एग्जांपल आप लोग बनाइएगा गाइस, मैं पानी लेकर आ रहा हूं जब तक।
डन गाइस, लिखा बच्चा पार्टी। मूविंग ऑन गाइस, अब अपन चलते हैं आगे। What is GST? GST is one indirect tax for the entire country. पूरे देश के लिए एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है गाइस। एक और है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे दोस्तों एट फाइनल लेवल, कस्टम ड्यूटी। ओके, तो उसके बारे में मैं यहां पर अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। कस्टम ड्यूटी इज एट फाइनल लेवल, नॉट एट इंटरमीडिएट लेवल। तो इट इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री. It is called goods and services tax because it is applicable on the supply of. जब भारत देश में सप्लाई होगी किस चीज की, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होगी, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाएगा उसका नाम जीएसटी होगा. ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन टैक्सेस. दे आर रिग्रेसिव इन नेचर. अब सर इसका क्या मतलब होता है, ये तो हम पहली बार वर्ड सुन रहे हैं, अभी समझाता हूं. बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल to ability to pay. All consumers, whether economically challenged or not, bear the brunt of indirect taxes equally. अब मैं दोस्तों इसका भी एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी ऑन व्हाट दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू कन्वे टू अस. ध्यान से देखिएगा दोस्तों. लेट्स से, या चलो यहीं पर कहानी सुनो, कहानी सुनोगे तो क्लैरिटी मिलेगी. लेट्स से मेरी बड़ी बेटी मायरा का बर्थडे था. अब हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले, और हमारे साथ चैट बॉक्स में दोस्त है अखिलेश मुजारकर. नाम से ही लग रहा है भारी भरकम इंसान, वेल्दी फैमिली से दोस्तों. मतलब अगर चलता भी है तो एक दो नोट 500 के गिर जाते हैं तो पीछे उठ के, पीछे देख भी लेता है तो कह रहा है चलो जिसके भाग्य में होगा उसे मिल जाएगा. इतना पैसा है, झुककर उठाता नहीं है. कह रहा राठी जी बस करो ना, एग्जाम्पल के लिए समझाना पड़ेगा बेटा. ऐसे कह रहे जितनी देर में मैं नीचे झुक के उठाऊंगा इतनी देर में तो मैं इससे डबल कमा लूंगा. तो वो झुक के उठाता भी नहीं है बंदा. अब मैं अपनी बेटी को लेके लेट्स से डोमिनोज पिज्जा गया. आज उसका लेट्स से बर्थडे था. कहता पापा पिज्जा खिलाओगे? मैंने कहा हाँ बेटा पिज्जा खिलाएंगे. अब बर्थडे के दिन बच्चे को मना तो नहीं कर सकते, तो मैंने अपने गुल्लक फोड़ी, उसमें से किसी तरह सिक्के विक्के बटोरे, 10 के नोट 20 के नोट लिए और टोटल 400 रुपए इकट्ठा करके मैंने कहा बच्ची का बर्थडे है, मना नहीं करेंगे, लाली चल तेरे को आज तो बर्थडे पे पिज्जा ही खिलाएंगे. तो पापा पिज्जा के साथ गार्लिक ब्रेड तो चलती है ना पहले गार्लिक ब्रेड फिर पिज्जा. मैंने कहा अरे बेटा तूने तो मेरा पूरा हिसाब बिगाड़ दिया, एक और गुल्लक फोड़नी पड़ेगी. अच्छा चल 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 कुछ इंतजाम करेंगे, ठीक है. तो गार्लिक ब्रेड पिज्जा. अब पापा लास्ट में चोको लावा केक नहीं खिलाओगे क्या? हाँ बर्थडे के दिन मिठाई नहीं, केक पे ही कैंडल लगा के वहीं फूक मार देंगे पापा और वहीं वी विल बी डन, बर्थडे खत्म. मैंने कहा रोक 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 बेटा, एक तो गुल्लक फोड़ने ही पड़ेगी. फटाफट दूसरी गुल्लक फोड़ी, 500 रुपए इकट्ठे करके दोस्तों गया मैं. अब दोस्तों हम लाइन में लगे हुए थे, हमने अपना खाना ऑर्डर किया. मैं वहां काउंट कर रहा, अच्छा 99 की तो गार्लिक ब्रेड है, 250 रुपए का पिज्जा और 150 रुपए का चोको लावा. कितना हुआ? 499 एग्जैक्टली है. इतने में पीछे से अखिलेश आया अपने दोस्तों के साथ. 4-5 दोस्त थे दोस्तों, और भाई के बिल्कुल टशन अलग. भाई तू क्या खाएगा? चल आज मेरी तरफ से पार्टी है, ये वाला पिज्जा चीज बस्ट है, चीज बस्ट से कम नहीं. हाँ चीज बस्ट, तेरा चीज बस्ट, तू बता तेरा भी चीज बस्ट, चल डन. मतलब दोस्तों भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. मैं देख रहा हूं यार हमारे पास इतने पैसे कब आएंगे भगवान जी, जब हम भी ऐसे सोचे 2-4 लोगों को भी लाएं, खिलाएं पिलाएं. यहां हम एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. अब सामने वाले ने कहा भाई साहब आपका बिल आया है 500 रुपए का है, और 500 रुपए के ऊपर 5% जीएसटी लगाए, 525 रुपए. मैंने कहा भैया सुनो सुनो. कह रहे हाँ बोलिए. वो आज ना बेटी की बर्थडे थी, हम तो गरीब आदमी हैं, कहाँ इतना आपका पिज्जा खा पाए, लेकिन आज बेटी की बर्थडे थी इसलिए मैं मना नहीं कर पाया. सुनो सुनो, ये जो पीछे बंदा खड़ा है ना अखिलेश, ये बहुत जोरों जोरों से चीज बस कर रहा है. ये होता क्या है चीज बस? कहते हैं पिज्जा की प्राइस अगर नॉर्मली 250-300 रुपए है, उसमें चीज बस मिला दो ना तो 100-150 रुपए बढ़ जाती. कह रहे नहीं हमें नहीं चाहिए, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं. वो जो जीएसटी की बात करी कि 500 रुपए के ऊपर जो जीएसटी लगा 5%, 25 रुपए. यार आप मेरे जगह अगर इससे ले लो, देखो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोर से तो नहीं बोल रहा हूं ना, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत अमीर आदमी लग रहा है पीछे वाला,
ले लो ले लो, इससे ले लो यार, ठीक है थैंक यू। कह रहे ओ थैंक यू बड़ी भैया, देखो अंकल ऐसे नहीं हो सकता। वो मेरे को सामने वाला कहता भैया ऐसा नहीं हो सकता, आपका बर्डन आप ही को देना पड़ेगा। मतलब यहां पर जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव है। मतलब ये नहीं देख रहा है कि मैं गरीब आदमी हूं, और ये नहीं देख रहा है कि वो अमीर आदमी है, उससे डबल ले ले, मेरा छोड़ देना। जीएसटी को कोई मतलब नहीं होता कि खरीदार वाला दोस्तों कपड़े पहना है नहीं पहना है, पहना है तो फटे पहना है या नए पहना है। वो नहीं डिफरेंशिएट करता बिकॉज बिटवीन द पुअर क्लास फैमिली एंड द अमीर क्लास फैमिली। इफ दे आर ईटिंग द सेम थिंग दे विल हैव टू पे द सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी। इसीलिए बोलते हैं ये रिग्रेसिव इन नेचर है। क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव। जबकि इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे कमाते जाओगे, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स है, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स है, कम कमाओगे कम टैक्स, ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स। उसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोग्रेसिव इन नेचर। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यस और नो? अच्छा सर ये क्या है? कंजम्पशन टैक्सेस। बेसिकली कंजम्पशन टैक्सेस एज द नेम सजेस्ट द पर्सन कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट विल हैव टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। ऑलराइट, जहां पर जाकर ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहे हैं, दे विल हैव टू बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। कहते हैं द जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम हैज पुट एन एंड टू मल्टीपल टैक्सेस। पुराने टैक्सेस जो लगते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कब लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगता था ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट। अगर भारत देश में कोई एक्साइजेबल प्रोडक्ट बनाया जाता था, मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जाता था, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। जब पुराने टैक्सेशन सिस्टम में अगर एक राज्य से दूसरे राज्य सामान भेजा जाता था, बेचा जाता था, एमपी से यूपी में सामान बेचा गया, तो जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता था तो वहां पर एक टैक्स लगता था जिसका नाम होता था सीएसटी। वैट, विद इन द सेम स्टेट बेचते थे तो वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। सर्विस टैक्स, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज देता था फॉर सम कंसिडरेशन, तो उसे सर्विस टैक्स बोला जाता था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। सर सीएसटी किसके पास जाता था? नाम में क्या लिखा है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। जाता स्टेट के पास था। एक्चुअली नाम में लिखा है सेंट्रल सेल्स टैक्स, जाता ओरिजिनेटिंग स्टेट को था, जहां से सामान ओरिजिन हुआ है। लेट्स से अगर सामान हिमाचल प्रदेश से तेलंगाना जा रहा है, तो टैक्स हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिलता था। वैट तो विद इन द सेम स्टेट होता था, तो वैट उसी स्टेट को मिलता था। दिल्ली से सामान दिल्ली में बेचा गया तो दिल्ली सरकार को मिलेगा, यूपी से यूपी में बेचा गया तो यूपी सरकार को मिलेगा। कहते हैं द जीएसटी टैक्सेशन लॉज हैज पुट एन एंड टू मल्टीपल टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, वैट, सर्विस टैक्स एटसेट्रा, which was levied on different products starting from the source of manufacturing। जब मैन्युफैक्चर होता था कौन सा लगता था? एक्साइज ड्यूटी। till reaching the end consumer who bears the burden of tax। till reaching the end consumer, end consumer के पास जब पहुंचता था, जो burden bear करता है। in short, GST has been introduced to replace multiple indirect taxes। in short, GST has been introduced to replace multiple indirect taxes levied by state and central governments in order to simplify the indirect tax system। जीएसटी कहां लगाया गया? जीएसटी ने पुराने टैक्सेशन सिस्टम, पुराने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म किया, और खत्म करने के बाद दोस्तों उसकी जगह एक टैक्सेशन सिस्टम लाए हैं जिसका नाम है जीएसटी। क्योंकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम में कुछ कमियां पेशियां थी, जो हमारे अगले सेशन में आएगा। व्हाट वर द डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम? पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या कमी पेशी थी कि जिसके वजह से आज आपको जीएसटी लाना पड़ा? देखो मैं इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। घर में एक टीवी है। अब अगर टीवी का रिमोट खराब हो जाता है, मुझे आप लोग बताओ, टीवी का रिमोट खराब हो जाता है तो क्या आप टीवी बदल देते हो? नहीं ना। आप देखते हो भैया सेल खराब हो गया तो सेल बदल देते हो, सेल बदल देते हो, टीवी चालू हो जाता है, चलने लग जाता है। टीवी की स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो रही है, आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो या टीवी के टेक्नीशियन को बुलाते हो, वो ठीक कर देता। जब आपको लगता है कि कोई कमी पेशी है, तो यू जस्ट डू नॉट गो एंड रिप्लेस दैट थिंग, यू जस्ट डू नॉट गो एंड चेंज दैट थिंग। आप क्या करते हो दोस्तों? आप उसमें जो कमी पेशी है उसे ठीक करते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है यार टीवी हर 2 दिन में खराब होता है, मेरे को टेक्नीशियन को बुलाना पड़ता है और 500 रुपए उसे देने पड़ते हैं,
₹1,000 देने पड़ते हैं, कभी कोई प्रोडक्ट चेंज होता है तो 2-2 3-3 हजार रुपए देने पड़ते हैं। तो आफ्टर ऑल जब एक होता है ना, सब्र का बांध ही टूट गया भैया, या टीवी देखे या उसका हम रिपेयरिंग करवाएं, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला, सरकार ने क्या किया, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में भी कोई एक आधा कमी पेशी नहीं थी दोस्तों, बतेरी कमियां पेशी थी, जिसकी वजह से टैक्सेशन सिस्टम में लूपहोल्स थे, लोग उस लूपहोल्स का यूज करके टैक्स इवेजन करते थे। तो सरकार ने उस टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, टैक्स चोरी को रोकने के लिए पुराने टैक्सेशन सिस्टम को मर्ज कर दिया, सब्ज्यूम कर दिया इनटू वन टैक्सेशन सिस्टम, जीएसटी। और जब जीएसटी का कानून बनाया गया तो पुराने टैक्सेशन सिस्टम में जो कमियां पेशियां थी उनको खत्म कर दिया गया, या उनको रिड्यूस कर दिया गया टू अ लार्जर एक्सटेंट। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भाई। एज पर द एक्ट में दोस्तों जीएसटी को कैसे डिफाइन किया गया, कहते हैं एज पर आर्टिकल 366(12)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत देश के संविधान के आर्टिकल 366(12)A में जीएसटी को डिफाइन किया गया और बोला गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई। अगला चैप्टर का नाम सिर्फ सप्लाई है दोस्तों, क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं तब तक जीएसटी नहीं। तो कहते हैं एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, एक्सेप्ट एक चीज पर जीएसटी आज नहीं थी, कल नहीं थी और कल भी नहीं होगी, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू पर नो जीएसटी गाइस, नो जीएसटी ऑन अल्कोहल, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अरे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सर ऐसा क्यों? देखो जी, अब मैं आपको बताऊं, बहुत इसकी भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, स्टोरी से ही हम जीएसटी को समझेंगे गाइस, एंड द जैसे ही हम स्टोरी समझ जाएंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। इधर देखिएगा, जब कोई पुराने टैक्सेशन सिस्टम में, ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था तो उस पर एक टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती थी। और जब उस प्रोडक्ट को अपन सेल करते थे गाइस, तो उस पर एक टैक्स लगता था, सीएसटी ऑब्लिक वैट। सीएसटी जब इंटरस्टेट हो, वैट मतलब इंट्रास्टेट, और ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट को जाते थे। किसको जाते थे? स्टेट गवर्नमेंट को जाते थे। जब जीएसटी आया दोस्तों, ये दोस्तों जीएसटी आया, तो इन दैट केस ये एक्साइज ड्यूटी, ये प्रोडक्ट सारे इसमें आए। और जब एक इंसान दूसरे इंसान को, ध्यान से देखिएगा, एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ सर्विसेज देता था, जिसके बदले में दूसरा वाला इंसान इसे कुछ पैसा देता था, तो ये सर्विस टैक्स कहलाता था, सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स किसके पास जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। तो दोस्तों ये वाला भी अब जीएसटी में आ गया है। अब बात यह आई कि जब सारे प्रोडक्ट्स और सारी सर्विसेज जीएसटी में आ रही थी, तो मोदी जी रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी जो हमारे केंद्र सरकार के सबसे उच्च मंत्री हैं, इसीलिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। तो इन दैट केस उन्होंने कहा, भैया देखो, अब मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते थे वो मैं जीएसटी के अंदर ले आया। मेरी जो सर्विसेज होती थी, एक दूसरे को सर्विस देते थे, टैक्स मुझे मिलता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था, मैं जीएसटी में ले आया। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से भी बोला, स्टेट गवर्नमेंट लाओ तुम भी अपनी सारी जीएसटी, तुम भी सारे प्रोडक्ट्स जीएसटी में ले आओ। स्टेट गवर्नमेंट ने सारे प्रोडक्ट जीएसटी में ले आए, लेकिन एक प्रोडक्ट पीछे छुपा लिया। अब जिस दिन मुलाकात हुई कि भैया सारे प्रोडक्ट लाके जीएसटी में डालने हैं, क्योंकि सब पे अब मिल बांट के लगाएंगे, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा हमारा। इसीलिए आप लोग कभी अगर अपने इनवॉइस में देखते होंगे तो आपको नजर आता होगा सीजीएसटी,
कभी देखा है, कभी रेस्टोरेंट में गए हो, वहां पर देखा हो CGST, या कोई प्रोडक्ट खरीदा हो, कोई फोन खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो दोस्तों, तो नजर आता था CGST और उसके नीचे आता है SGST, अगर आप लोगों को नजर आता हो, हाँ या ना? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने क्या बोला कि भैया हम अपने सारे प्रोडक्ट्स लाएंगे जिन पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तुम भी सारे प्रोडक्ट्स लाओ जिनको सेल वगैरह पर दोस्तों तुम वैट कलेक्ट करते हो, हम सारी सर्विसेज लाएंगे। जब सारी चीजें साथ में आई तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक चीज पीछे रख ली, और वो क्या थी? दारू की बोतल। दारू की बोतल। अब मोदी जी आते हैं, देखते हैं सारे स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे यूपी के हैं योगी जी, वेस्ट बंगाल की है ममता दीदी, उन्होंने एक हाथ पीछे कर रखा। अच्छा, कह रहे हैं वो 15 अगस्त आने वाली, स्टैंडर्ड टीज में खड़े हैं, लेकिन स्टैंडर्ड टीज में तो दोनों हाथ पीछे होते हैं। तो योगी जी से कहा, ये पीछे हाथ क्यों कर रखा है योगी जी? कह रहे नहीं मोदी जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही हाथ पीछे कर रखा है, थोड़ा सा दुख रहा था तो ऐसे खुजली कर रहा हूं पीछे। कह रहे ये क्या बात है, और सबके दुख रहा है? मोदी जी कहते हैं सब खुजली कर रहे हैं। ममता दीदी क्या बात है, ये आपने हाथ क्यों पीछे कर रखा है? अरे वो ममता दीदी कह रही पल्लू लगा रही थी पीछे। कह रहे पीछे क्या हो क्या रहा है? मोदी जी को कुछ शक हुआ। मोदी जी कहते हैं यार कुछ तो गड़बड़ है। मोदी जी ने योगी जी का हाथ पकड़ लिया, गुलगुली करने लगे। गुलगुली मतलब इमेजिन करो मोदी जी डूइंग गुलगुली टू योगी जी। इतने में बोतल हाथ में आई। कह रहे बोतल पी कर आया है? अरे योगी जी कहते ना ना, अरे मोदी जी कैसी बातें कर रहे हैं, पी कर नहीं आया हूं, देखो सुबह सुबह। कह रहे पिया है कि नहीं वो ठीक है, ब्रश किया है कि नहीं? अरे योगी जी कहते कैसी बातें, दातून। अरे ठीक है, लेकिन ये बोतल क्यों नहीं डाली जीएसटी में? कह रहे ये ना डालेंगे मोदी जी, ये ना डालेंगे। आप माना आप हमारे बड़े भैया हैं, हम सेम पार्टी में हैं, लेकिन ये बोतल तो हम नहीं डाल पाएंगे जीएसटी में। कह रहे क्यों, क्या हुआ? कह रहे हैं दिस सर्व्स एज द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। दारू स्टेट गवर्नमेंट के लिए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू आज तक की तारीख में, जब तक जीएसटी लागू नहीं हुआ था। अल्कोहल इज अ स्टेट सब्जेक्ट, और आप जानते भी होंगे भारत देश में 2 स्टेट हैं जिन्हें दोस्तों अपन ड्राई स्टेट्स बोलते हैं। वन ऑफ देम इज गुजरात, अनदर इज बिहार। तो इन दो स्टेट्स में दारू पब्लिकली क्यों नहीं बिकती? क्योंकि इन 2 स्टेट्स की सरकारों ने डिसाइड किया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई साहब हम पब्लिकली नहीं बेचेंगे। Everybody understanding what I'm trying to convey? Everybody understanding what I'm trying to point out? तो in this scenario, in this case, क्योंकि ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ने कहा मोदी जी आप सारा सामान ले लो, इसके साथ जो चकना मिलता है, इसके साथ जो सोडा है, सोडा डाल लो जीएसटी में, चकना डाल लो, मूंगफली डाल लो जीएसटी में, लेकिन द बोतल को हाथ नहीं लगाना, नहीं हम बिखर जाएंगे यहीं। उन्होंने कहा ठीक है जाने दो। तो जब जीएसटी का लॉ बना, जीएसटी की डेफिनेशन बनी, तो जीएसटी की डेफिनेशन में क्लियरली लिख दिया दोस्तों कि ये दोस्तों जो अल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो आपके दोस्तों जीएसटी में नहीं आएगी। मतलब सर अल्कोहल पर टैक्स नहीं लगेगा? अरे बुद्धू लगेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ। दारू पर आज भी टैक्स है। हु इज सेइंग देयर इज नो टैक्स ऑन अल्कोहल? बट दारू पर जो टैक्स है दैट इज अकॉर्डिंग टू द ओल्ड लॉ, एंड दैट गोज ओनली एंड सोली टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाती। तो ये वाली आपको डेफिनेशन लिखनी है एज पर द एक्ट, एज पर आर्टिकल 366(12)(a) of Constitution of India. Goods and service tax means any tax on supply of goods or services or both, except taxes on the supply of alcoholic liquor for human consumption. दारू पर नहीं है दोस्तों, इस चीज का ध्यान दे दीजिए। दारू पर पुराना टैक्सेशन सिस्टम है, अल्कोहल पर पुराना टैक्सेशन सिस्टम है। नोट नंबर 1, टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। जर्दा ऐसे रगड़ के खाते हैं दोस्तों लोग, देखते हो आप लोग, फिर वो ऐसे उठा के और यहां पर फूक मारता। आगे गाइस,
तो टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ जीएसटी। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिटेन्ड द पावर, इधर ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट has also retained the power to levy excise duties on tobacco products in India। जैसे कि दोस्तों आपका जर्दा, सुट्टा, जिसे अपन बीड़ी या सिगरेट बोलते हैं, तो आज दोस्तों इन पर पुराना टैक्सेशन सिस्टम भी है, द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम प्रिवेल्स एज वेल एज द न्यू टैक्सेशन सिस्टम इज ऑल्सो एप्लीकेबल। तो सर ये तो महंगा हो जाएगा, करेक्ट, लेकिन आज इससे जुड़ी हुई क्या आप सरकार के पास जाके लड़ाई कर सकते हैं? क्या आप देखेंगे कि मोदी जी की ऑपोजिशन पार्टी, लेट्स से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं देखिए मोदी जी ने क्या किया, तंबाकू को महंगा कर दिया? क्या कभी वो पार्लियामेंट में ऐसा बोल सकते? नहीं, बिकॉज टोबैको कॉजेज कैंसर। क्या कोई ऑपोजिशन पार्टी आके बोलेगी देखिए इसको महंगा कर दिया, सुट्टे को महंगा कर दिया? क्या कभी आपने पार्लियामेंट में देखा है कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुट्टा मारते हुए, बीड़ी फूकते हुए ये बोलेगा मोदी जी क्या करा, हमारी बीड़ी महंगी हो गई, रेजिग्नेशन दीजिए, हमारी बीड़ी महंगी हो गई? क्या कभी कोई होगा? नहीं ना, बिकॉज दिस जनरेट्स अ वेरी वेरी हेफ्टी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। सरकार के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए सरकार ने इन्हें रद्द नहीं किया भारत देश में। कई लोग सोचते होंगे कि बंद क्यों नहीं कर देते, बंद कर देना चाहिए ना, इतना ही खराब है, कैंसर कॉज करता है, बिकॉज इट जनरेट्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है यार खरीदार के जो पैकेट होता है सिगरेट का पैकेट, उसपे दोस्तों आपको पता है हिंदुस्तान इज द ओनली कंट्री जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोबैको के प्रोडक्ट पर यह लिखा होता है इट कॉजेज कैंसर, डू नॉट कंज्यूम। हाईएस्ट परसेंटेज, आपको पता है ये चीज? तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि भाई साहब ये जो टोबैको है इसमें पुराना टैक्सेशन सिस्टम लागू है और नया वाला भी लागू है, जीएसटी भी लागू है। लाइकवाइज अच्छा सर ये जो दारू वाली आपने बात करी थी, इसमें चलो इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट आगे आएगा, वो मैं आगे क्लैरिटी देता हूं, ठीक है ना? नेक्स्ट लाइकवाइज, अच्छा चलो दारू से जुड़ा हुआ सर, एक ना ये लाइन लिखी हुई है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैंने कहा हाँ जी, तो कहते हैं सर आपको पता है ना जैसे वो हैंड सैनिटाइजर होता है, हैंड सैनिटाइजर। मैंने कहा हाँ जी, तो कहते हैं सर हैंड सैनिटाइजर में भी बोलते हैं अल्कोहल युक्त, उसमें भी अल्कोहल होता है, करेक्ट होता है। तो क्या सर उसे भी जीएसटी से बाहर है? नहीं नहीं नहीं, क्या आप उसे कंज्यूम कर लेते हो? जैसे 15 अगस्त आने वाली है, ड्राई डे है, 2 अक्टूबर ड्राई डे है, तो उस दिन अगर आपका घर का स्टॉक खत्म हो जाता है तो क्या आप हैंड सैनिटाइजर में सोडा मिला के खींच लेते हो क्या? राठी जी कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। हैंड सैनिटाइजर हो गया दोस्तों, कुछ मेडिसिनल प्रिपरेशंस भी होती हैं, जैसे कि मेडिसिन में ना एक सिरप आता था दोस्तों कोरेक्स, अभी भी आता है या नहीं आता नहीं पता, इसमें भी दोस्तों अल्कोहल होता है। ये एक कफ सिरप है, आपको पता है, दिस इज अ कफ सिरप, इसमें भी होता है अल्कोहल। तो क्या इसके कंजम्पशन पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, बिकॉज ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है, दिस इज अ मेडिसिन, दिस इज अ हैंड सैनिटाइजर, दिस इज नॉट लिक्योर। ऑलराइट, तो सरकार ने क्लैरिफिकेशन दी है दोस्तों कि ये हैंड सैनिटाइजर पर दोस्तों जीएसटी लगेगा, कोरेक्स पे जीएसटी लगेगा, बिकॉज दीज आर नॉट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज मेडिसिन, दिस इज अ हैंड सैनिटाइजर। ओके गाइस, अब जब नोट नंबर वन में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करते हुए देखा कि जो एक्साइज ड्यूटीज वगैरह हैं ये अभी भी लगा रहे हैं ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी लगा यार कुछ तो यार हम भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, ध्यान से देखिएगा, ओपीएम, Indian hemp and other narcotic drugs are within the purview of GST. However, ये क्या है दोस्तों? चरस गांजा, और ये स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में आते थे।
तो स्टेट गवर्नमेंट ने देखा यार मोदी जी के पास टोबैको से मोदी जी ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं हटाई, ध्यान से देखना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मोदी जी ने नहीं हटाई टोबैको पर। क्यों? क्योंकि टोबैको इज नॉट अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इट्स अ सिंफुल प्रोडक्ट, ये तो बेकार प्रोडक्ट है। लेकिन क्योंकि इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन होता है तो मोदी जी ने उस पर जीएसटी के साथ साथ पुराना टैक्सेशन सिस्टम भी लगा रखा है, और कोई मोदी जी से लड़ाई नहीं कर रहा है इस चीज के लिए। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने देखा भैया अपने पाले में झांको, हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर हम पुराना टैक्सेशन सिस्टम भी लगाते रहे और नया जीएसटी भी लग जाए और कोई हमारे से भी लड़ाई ना करे। और वो आया था दोस्तों ओपीएम, इंडियन हेम्प, अदर नार्कोटिक ड्रग्स। सर ये तो ड्रग्स वगैरह तो सर इलीगल होते हैं ना, जो लाइसेंस युक्त हो। इलीगल पकड़े जाओगे तो जेल होगी दोस्तों, इलीगल पकड़े जाओगे तो जेल होगी। ये तो लाइसेंस, ऐसे तो अल्कोहल भी आप नॉर्मली ठेला थोड़े ना खोल सकते हो अल्कोहल का। घर पे 4 बोतल रखी है, शाम को ठेला खोल लिया, 1 पैक 100 का 2 150, 1 पैक 100 का 2 150, चकना फ्री, चकना फ्री। क्या आप ऐसे कर सकते हो? नहीं, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हर एक चीज के लिए भारत देश में लाइसेंस होता है। तो ओपीएम, Indian hemp and other narcotic drugs are within the purview of GST. However, the state governments have also retained the power to levy excise duty on such products manufactured in India. Resultantly, opium, Indian hemp, and other narcotic drugs are subject to GST as well as state excise duty. Resultantly, opium, Indian hemp and other narcotic drugs, वैसे ये जैसे दारू जीएसटी के, दारू स्टेट के पास था और आज भी स्टेट के पास है। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स पहले स्टेट के पास था, तो स्टेट ने कहा भैया हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी, कुछ ही प्रोडक्ट्स पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगा सकती थी, जिसमें से ये प्रोडक्ट्स हैं आपके सामने। तो उन्होंने कहा हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी कंटिन्यू करेंगे ऑन दीज प्रोडक्ट्स एज वेल एज आज का टैक्सेशन सिस्टम जो एप्लीकेबल हो रहा है वो लगते रहने दो। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आ जाओ भाई। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स शैल बी लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट, फटाफट चैट बॉक्स में बताइए गाइस व्हाट शुड बी द आंसर। अभी हम लोग दोस्तों एज पर आर्टिकल 366(12)A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़कर आए हैं कि जीएसटी लगाया जाएगा इन सप्लाई, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट एक चीज पर नहीं लगाया जाएगा, एंड दैट इज मेडिसिनल प्रिपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मटेरियल, या सी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इट इज सी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बर्डन फाइनली फॉल्स ऑन टू, अभी आप लोगों ने दोस्तों मेरे साथ एग्जांपल किया था, मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल बनाया था मैन्युफैक्चरर होलसेलर वाला। मुझे बताइए किस पर फाइनली बर्डन आएगा? मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, रिटेलर, होलसेलर? सर इट विल बी कंज्यूमर। सेकेंड का आंसर है बी, कंज्यूमर। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यस और नो? सबको क्लियर हुआ दोस्तों ये वाला पॉइंट? आ जाओ भाई। This brings us to the end of the first point, which was introduction to GST. अगर मन में कोई भी डाउट हो दोस्तों in any example, तो you guys are free to ask me. आप लोग अपना you can put down your note, put down your doubt into the chat box, and then we'll head on to features of indirect taxes. Features of indirect taxes पर चलते हैं guys. आप लोगों को लग रहा होगा सर इतना लेंथ में पढ़ाओगे? यस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रेगुलर बैच। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माय क्वालिटी गाइस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बैच खत्म होने में हमें 1-2 दिन ज्यादा लग जाए। वैसे तो मैं ज्यादा लगाता नहीं हूं, लेकिन अगर 1-2 दिन ज्यादा लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको क्लियर कट बोलता हूं। मैं आपको इसी तरीके से डिटेल स्टोरी एग्जाम्पल्स पढ़ाते हुए ही चलूंगा। हो सकता है बच्चों को लगे सर ये तो बहुत ही लेंदी जा रहा है, तभी तो दोस्तों प्रो, यू विल नॉट बिकम अ प्रो जस्ट लाइक दैट, you will have to put in all your efforts in order to understand a subject of this caliber.
दैट इज वाई, क्योंकि बच्चे इस सब्जेक्ट को बस इस तरीके से सोचते हैं कि 40 नंबर लाने हैं, मेरे को पास होना है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। नहीं गाइस, दिस इज नॉट हाउ इट हैज टू बी डन। ओके, आ जाओ भाई, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या क्या फीचर्स हैं? कहते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, सरकार के लिए। फीचर्स का मतलब क्या है दोस्तों? कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या दोस्तों, उसका नेचर कैसा है, what does it provide? तो it provides an important source of revenue for the central and the state government. तो कहते हैं it is an important source। हेडिंग लिखिएगा गाइस। अब इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया था दोस्तों, जैसे आपको ये एक्ट वाली पॉइंट लिखना है। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है, टोबैको इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। टोबैको टिल डेट, आज की तारीख में भी दोस्तों 11 अगस्त 2025 है आज की तारीख। आज की तारीख में भी दोस्तों दारू टोबैको पर, जद्दा पर दोस्तों क्या लगता है? पुराना एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एज वेल एज जीएसटी। आ जाओ भाई, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहले अब हेडिंग डालनी है गाइस, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ टोटल टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस से सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है दोस्तों सरकार को। पूरे भारत देश में कोई भी ऐसा टैक्सेशन सिस्टम नहीं है जिससे इतना रेवेन्यू मिलता हो जितना जीएसटी से मिलता है। अभी जो लास्टली जो खबर आई थी, इट वाज ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ अ मंथ। क्या बात कर रहे हो राठी जी? हाँ, 2 लाख करोड़। 2 लाख नहीं, 2 लाख, 2 करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़। सर कितने जीरो लगे होंगे? एक दिन होमवर्क में यही दूंगा, बताना कितने जीरो हैं। कहते हैं इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यू कैन सी कितना बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। नेक्स्ट, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यस, ये तो दोस्तों कहने की बात ही नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, बीट जीएसटी, बीट एनी टैक्सेस जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, कस्टम ड्यूटी हो, कोई सा भी टैक्स हो दोस्तों, अदर देन इनकम टैक्स, अगर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो दे आर लेविएबल ओनली ऑन गुड्स और सर्विसेज। वो किस पे लेविएबल होते हैं दोस्तों? गुड्स या सर्विसेज पे लेविएबल होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेवाइड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या लगता है दोस्तों? कस्टम ड्यूटी एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं? फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट फीचर्स ऑफ जीएसटी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी भी आएगा, इसीलिए उन्होंने यहां पर लिखा है कि टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हेडिंग डालिए सबसे पहला, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये आपके क्लास बुक रजिस्टर में जाना चाहिए। दूसरा, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हेडिंग लिखनी है, नीचे के पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। थर्ड पॉइंट, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। ये भी पॉइंट अच्छा है, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। कई जगह दोस्तों आपको फील नहीं होता कि आपके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, लेकिन लग गया है। हाँ जी गाइस, सर ऐसा कैसे? हमें फील ही नहीं होगा कि हम टैक्स दे रहे हैं। हाँ जी, जैसे कि दोस्तों अगर आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी होती है, या एक पैकेट ऑफ चिप्स लेना होता है, या एक चॉकलेट खरीदनी होती है डेयरी मिल्क 50 रुपए वाली, तो आपको पता है कोल्ड ड्रिंक 40 रुपए की आती है, चिप्स का पैकेट 20 रुपए का आता है, और डेयरी मिल्क हमारी 50 रुपए की आती है। तो अपन घर से दोस्तों 50, 40 और 20, 110 रुपए लेकर घर से निकले, दुकान पर गए, 110 रुपए दिए, और ये 3 प्रोडक्ट्स भी ले लिए। अब बाद में दिमाग में आता है, यार सर ने बताया था, राठी जी ने, कि प्रोडक्ट पे तो टैक्स लगता है। अब सामने वाला, अच्छा ये दुकानदार भोला लग रहा है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, इसको क्या पता कि सामान बेचते में टैक्स भी कलेक्ट करते हैं। अपन तो चुप रहो, चलो 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 निकलो यहां से धीरे धीरे। इतने में उसने सुन लिया, सुन के क्या बोलता है, ए भैया इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ क्या हुआ दुकान वाले भैया? वो कहता है, भैया ये जो आपने चिप्स खरीदा, कोल्ड ड्रिंक खरीदी, चॉकलेट खरीदी, इसका प्राइस देखो, प्राइस देखो। कहते हैं क्या पुराना माल है क्या, एक्सपायर्ड हो गया? कह रहे नहीं नहीं एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, प्राइस देखो, एक्सपायरी डेट सही है, प्राइस देखो। प्राइस के आगे क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसी में जीएसटी इंक्लूडेड है। आपको फील नहीं हो रहा था,
आपको आइडिया नहीं होता, लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लेकिन आपको फील नहीं होता है। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, सरकार ने कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस कई जगह ऐसा फील होता है, हर जगह नहीं, हर जगह नहीं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, वहां बिल्कुल फील कराते हैं, दबा दबा के पिंच करते हैं, इतने का खाया, इसके बाद इतने का जीएसटी अलग से देना पड़ता है, लिखा होता है, मेन्यू कार्ड पे लिखा होता है, भैया गवर्नमेंट टैक्सेस एज एप्लीकेबल, लगेंगे, खाना खाना है तो ही ऑर्डर करना, नहीं तो बाहर चले जाओ भैया। होता है कि नहीं? वहां पर आपको बिल्कुल पिंच होता है। तो कई जगह है जहां पर स्पेशली जिसके प्राइसेस फिक्स्ड रहते हैं पहले से, या जो हमारा पैक्ड प्रोडक्ट रहता है, उसमें ये सारी चीजें पहले से होती हैं। तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी जनरली इंक्लूड्स द टैक्सेस। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ पैकेट ऑफ चिप्स, the price is inclusive of taxes. The consumer has the mindset that he will have to pay 20 rupees in order to purchase a packet of chips without knowing the amount of tax that will be paid to the government. सरकार के पास कितना जाएगा आपको नहीं पता चलता, ना फर्क पड़ता। Thus the taxpayer, जो taxpayer है, consumer does not feel the direct pinch while paying indirect taxes. जब आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, स्पेशली जैसे चिप्स वगैरह खरीद रहे हो, तो यहां आपके ऊपर डायरेक्ट पिंच नहीं होता। हाउएवर such a situation arises only where the product or service is inclusive of taxes. Such a situation will arise only where the product or service is inclusive of taxes. All right guys, फोर्थ पॉइंट इन्फ्लेशनरी। फोर्थ पॉइंट इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी मतलब क्योंकि ये जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, दे आर ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस। जो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसके ऊपर लगाया जाता है ना, जो भी सर्विस की कॉस्ट होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, इसीलिए बोलते हैं इसे इन्फ्लेशनरी। इससे इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लिवाइड ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज विच मेक्स इट एक्सपेंसिव, जिससे वो महंगा हो जाता है। इन्फ्लेशनरी है भैया, ऑफ कोर्स इन्फ्लेशनरी है। पांचवा पॉइंट, ब्रॉडर स्कोप। भारत देश की सरकार ने सारे प्रोडक्ट, सारी सर्विसेज को जीएसटी एम्बेड में डाल रखा है, अपार्ट फ्रॉम 1-2, जिसमें से एक तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, दारू। दारू पर दोस्तों अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं कभी नहीं, आज भी जीएसटी नहीं है, ना कभी जीएसटी होगा। जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जाके अमेंडमेंट ना कर दें, तब तक दारू को जीएसटी एम्बेड में लाना तो नामुमकिन है। हमारा देश एक संवैधानिक देश है, और आप संविधान के जो प्रावधान है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। यू कैन नॉट बी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो एक दो प्रोडक्ट्स को छोड़ के, और दूसरा प्रोडक्ट आपको इसी चैप्टर में टुवर्ड द एंड मिलेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आज पेट्रोल पर, डीजल पर दोस्तों पुराना टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है, उस पर आज तक जीएसटी लागू नहीं हुआ, क्योंकि पुराने टैक्सेशन सिस्टम से सरकार को बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू मिल रहा है। जीएसटी में लाएंगे तो कम हो जाएगा, तो वो जीएसटी में लाने से अभी हिचक रहे हैं। तो ब्रॉडर स्कोप है दोस्तों, मतलब अपार्ट फ्रॉम 1-2 प्रोडक्ट्स, ऑल द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर जीएसटी। इसीलिए बोला गया ब्रॉडर स्कोप। ब्रॉडर मतलब बहुत फैला हुआ है, सब चीजों को अंदर ले लेता है अपने। कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव अ ह्यूज टैक्स बेस, इट कवर्स मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज विद इन इट्स एम्बेड, लीडिंग टू हायर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, प्रमोट सोशल वेलफेयर। अब हमने कहा सोशल वेलफेयर कैसे करते हो मोदी जी इसमें जीएसटी लगा के? कहते हैं राठी जी आपको क्या बताएं, जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, टोबैको प्रोडक्ट्स, इन सब पर हमने जीएसटी की बहुत महंगी हाई रेट ऑफ जीएसटी लगा रखा है। इससे ना लोग कम खाते हैं इस चीज को। कह रहे चढ़ा, हमने कितनी बार बोला अखिलेश मत खा करो जर्दा। अरे राठी जी उसके बगैर तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो अखिलेश खाकर बैठा है क्लास में, आपको क्या बताएं। हाँ जी, तो इससे क्या होता है दोस्तों, चाहे इंसान छोड़े ना छोड़े, देखो लत लग जाती है इंसान इन सब चीजों की। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस दोस्तों होता क्या है, इंसान छोड़ता तो है नहीं, छोड़ेगा नहीं, चाहे रोटी एक कम खा लेगा, कह रहे मेरे रोटी के पैसे है मेरे जर्दे में लगा दो, लेकिन दोस्तों कंजम्पशन नहीं रुकता इन सब चीजों का, और इन सब चीजों के कंजम्पशन से सरकार को मिलता है ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू।
कहते हैं हाई टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स दैट इज सिन प्रोडक्ट्स सच एज टोबैको, दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस देयर कंजम्पशन। देखो अखिलेश खुद ही कह रहा है, तड़प ही ऐसी है राठी जी, मैं समझ सकता हूं बेटा। हाँ जी, दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस देयर कंजम्पशन but also enables the government to collect substantial revenue। अखिलेश जी ना तड़प ही ऐसी है। अगली बार वो नहीं होता मूवी की शुरुआत में अक्षय कुमार आके कहता और नंदू है यहां कैसे, तो अगली बार अक्षय कुमार जी ऐसे ही बोलेंगे और अखिलेश भाई यहां कैसे, अखिलेश भाई 2 सुट्टा मारते हुए बताएंगे। है जी गैस, कमाल है अखिलेश भाई। छोड़ दो बेटा, मम्मी पापा मिलेंगे किसी दिन तो बताऊंगा कि पीछे से क्या करता है आपका बेटा, नालायक। आ जाओ गाइस। खैर ये सारी चीजें मजाक की। अच्छा दोस्तों, हमारे सेशन में इट्स ऑलवेज फन, इट्स ऑलवेज एंटरटेनमेंट। मैं जितनी आप लोगों की टांग खींचूंगा कोई आपकी टांग ना खींचेगा इतनी। तो कोई भी चीज दिल पे नहीं लेना, बुरी मत मानना, हाय राठी सर ने कैसे बोल दिया, हाय राठी हु राठी ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, क्लास में बोल दिया। देखो ऐसे छाती पीट पीट के कुछ कर नहीं पाओगे, बिगाड़ तो पाओगे नहीं मेरा, तो काहे अपनी छाती पीटते हो। कभी मौका लगे तो आप भी मेरी टांग खींच लेना है, दोस्त यार होते ही किस नहीं। हाँ लेकिन मैंने दोस्त यार बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कहीं बाहर मिले और राठे पीछे से धक्का मारा पता चले मैं नीचे गिरा पड़ा। हाँ जी ऐसे मत करना। आ जाओ भाई। पॉइंट नंबर 7, द लास्ट पॉइंट, रिग्रेसिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेसिव इन नेचर। अभी अरे सर ये बताया था ना, रिग्रेसिव मतलब अमीर और गरीब के बीच में फर्क नहीं करता। करेक्ट, अमीर और गरीब के बीच में फर्क नहीं करता। कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द इकोनॉमिकली चैलेंज्ड एज बोथ हैव टू बियर द सेम बर्डन ऑफ टैक्स। दिस इज अ डीमेरिट, ये डीमेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यू टू विच द इनकम गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर शैल फर्दर इंक्रीज। खैर आप लोग देखेंगे आने वाले चैप्टर, एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, उसमें आप लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 नहीं चैप्टर नंबर 5, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। उसमें देखेंगे सरकार ने इन पब्लिक इंटरेस्ट टू डू, जो बेसिक नेचर के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें सरकार ने जीएसटी से माफ कर दिया। जहां सरकार को लगता है कि ये वाले प्रोडक्ट्स से लोअर मिडिल क्लास फैमिली पर इंपैक्ट आएगा, सरकार ने उन प्रोडक्ट को ही माफ कर दिया, उन प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर कर दिया, उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, जो आप आगे देखेंगे गाइस, बड़ा है उसमें भी आपको मजा आएगा। ओके गाइस, तो एक बार अपन इन 7 पॉइंट को रिवाइज करते हैं, द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड देन वी विल मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 3 गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। आइए गाइस, फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, पहला इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, दूसरा टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पेन, चौथा इन्फ्लेशनरी, पांचवा ब्रॉडर स्कोप, छठा रिग्रेसिव इन नेचर, एंड सातवां प्रमोट सोशल वेलफेयर। अच्छा सर, क्या हमारे पॉइंट जब हम मेन एग्जामिनेशन हॉल में लिखे हैं तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़े से बिल्कुल हो सकते हैं, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। सबको ये पॉइंट्स की हेडिंग लिखनी है, सबको इन पॉइंट्स की हेडिंग लिखनी है। लिखा, हेडिंग लिखनी थी दोस्तों 7 पॉइंट्स, तो सो दैट मेन एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको क्वेश्चन आए ना तो आप उन क्वेश्चन में हेडिंग्स करेक्ट लिखिए। सामने जो इवैल्यूएटर होता है ना दोस्तों, उसके लिए बड़ा बड़ा ना इंपॉर्टेंट आप पॉइंट होता है ये, कि भाई अगर, क्योंकि इवैल्यूएटर डज नॉट हैव होल डे टू चेक वन पेपर, उसे एक दिन में काफी सारे पेपर चेक करने होते हैं और उसके पास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसको अलग काम भी और दूसरे काम भी करने। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी कोशिश ये रहती है कि जब पेपर आपके सामने, जब इवैल्यूएटर के सामने आए ना, तो आप उसे अच्छे से वो कर सकें। डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। एडवाइस, स्टूडेंट शुड राइट पॉइंट वाइज इन दिस क्वेश्चन। देखो सेलिएंट फीचर्स, ऊपर का आंसर, ऊपर के पॉइंट मेरे को नीचे लिखने नहीं थे, मेरे को तो एडवाइस देनी है कि आप लोगों को कैसा लिखना है। हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए।
जैसे आगे भी आता है, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज ऑफ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या कमी पेशी थी जिसकी वजह से आपको जीएसटी लाना पड़ा। तो जो अपन अगले सेशन में करेंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉइंट वाइज लिखे, एक एक करके लिखे, एक एक करके पॉइंट लिखेंगे ना दोस्तों, तो एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है ऑन द इवैल्यूएटर। सो स्टूडेंट शुड राइट पॉइंट वाइज इन दिस क्वेश्चन। In such questions, heading of the point is important and should be written as it is. मतलब heading में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। Number of points that a student should write will depend upon the marks allotted to the question. कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए वो डिपेंड करता है 2 नंबर का है, और आपसे बोलेंगे स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको सिर्फ हेडिंग ही लिखनी है, एक्सप्लेन नहीं करना है। जब बोला जाए ना स्टेट एनी 4 फीचर्स, तो यू जस्ट हैव टू राइट द हेडिंग्स। Everyone clear about it? Everyone clear about this point? हाँ या ना? आ जाओ भाई। दोस्तों आज का हमारा पहला सेशन है, मैं इसीलिए जर्नी ऑफ जीएसटी पर नहीं जा रहा हूं, नहीं तो ऐसा ना लगे पहले सेशन में भी बहुत भारी भरकम हो रहा है राठी जी। नहीं नहीं राठी जी, ये तो एक ही दिन में कुछ ज्यादा करा दिया। पहला सेशन है सिर्फ इसलिए, अगले सेशन से इट विल बी मिनिमम 2 आवर्स, 2 घंटे अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो कल के सेशन में अपन हिस्ट्री ऑफ जीएसटी करेंगे कि कहां से जीएसटी की शुरुआत पता है कब से हुई? 2000 में, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे दोस्तों। हिस्ट्री की शुरुआत तब हो गई, मतलब जीएसटी की शुरुआत तब से हो गई थी, इन द ईयर 2000, उसकी बात हो रही है। अब एक चीज और मैं बता दूं, जब आप चैप्टर नंबर 1 इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार राठी जी ने तो बहुत कम पढ़ाया, चैप्टर नंबर 1 तो बहुत बड़ा था। चैप्टर नंबर 1 में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आने वाले चैप्टर्स में कवर अप करे जाएंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने बहुत ब्रीफ में चैप्टर नंबर 1 में दी है, जिसके बारे में मैंने अपने चैप्टर नंबर 1 में कोई डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि उनसे रिस्पेक्टिव पूरा एक डिटेल चैप्टर्स है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें करीब 15 से 16 घंटे लगते हैं उस चैप्टर को कवर करने में। मैं 1 घंटे में नहीं कवर अप कर सकता उसे। तो मैंने उन पॉइंट्स को जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उनको मैंने चैप्टर नंबर 1 से बाहर रखा है, उनको उनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में ही डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसलिए डू नॉट वरी अबाउट इट। कई बार बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं, और उनका भी लाजमी है सोचना कि जब सर हमने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल देखी तो वहां तो हमें नहीं मिला ये। ऑलराइट, तो इस तरीके से परेशान मत होना। ओके चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक। लेकिन सेशन खत्म होने से पहले क्या था हमारा बुलेट रिवीजन। आज खैर बुलेट रिवीजन के नाम पे कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जितना है सो करेंगे। सबसे पहले पूछा गया था व्हाट इज टैक्स एंड व्हाई इज इट लेवाइड। टैक्स इज अ फोर्सफुल कंट्रीब्यूशन लेवाइड बाय लॉ, कानून के तहत लगाया जाएगा, एंड इट इज यूज्ड, सरकार इस पैसे को यूज करती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। जीएसटी क्या है? वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री, और इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट समझा था जहां पर बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट होता रहता है, एंड फाइनली इट इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। Also called consumption taxes, basically the person consuming the product will bear the burden of tax. They are regressive in nature. ये हमारा one of the features भी है, क्योंकि GST indirect taxes does not differentiate between the economically challenged and मतलब जो wealthy persons होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं करता है। जीएसटी ने पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स को खत्म करते हुए दोस्तों भारत में एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम लेकर आया, जिसका नाम जीएसटी दिया गया। जीएसटी की डेफिनेशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ except taxes on the supply of दारू, alcoholic liquor for human consumption। तो दारू के लिए अभी नहीं कभी नहीं, ध्यान दीजिएगा क्या बोलेंगे, अभी नहीं कभी नहीं, आज भी नहीं लगता कल भी नहीं लगेगा। टोबैको जिस पर पुराना टैक्सेशन सिस्टम सरकार ने हटाया नहीं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आज भी टोबैको पर लगती है, उसके अलावा जीएसटी भी लगता है। ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, जीएसटी दोनों के बीच में बंटता है। जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में बंटता है, जबकि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टोबैको पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है। लाइकवाइज चरस गांजा पर, ड्रग्स पर दोस्तों जो कि लाइसेंस्ड है, उन पर जीएसटी लगता है, वो दोनों के बीच में बढ़ता है, सेंट्रल एंड स्टेट। लेकिन पुराने टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से उन पर
स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको कंटिन्यू रखा, जीएसटी के लगने के बावजूद भी कंटिन्यू रखा। उन्होंने देखा अरे बड़े भैया सेंट्रल गवर्नमेंट तो आज भी तंबाकू पर लगा रहे हैं, तो हम क्यों ना लगाएं, हमारा भी रेवेन्यू बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। उसके बाद हम फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पर पहुंचे, जहां हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, tax on goods and services, no perception of direct pinch, inflationary, broader scope, promote social welfare and regressive in nature। तो these हमारे ये 7 पॉइंट्स थे। डिपेंडिंग अपॉन दोस्तों, अगर वो आपसे इन पे कुछ डिटेल में पूछे, वैसे तो पूछा नहीं है आज तक, तो आगे भी पूछे जाने के चांसेस कम है। पूछे तो आप 1-2 लाइन लिख के हर एक पॉइंट के बारे में बता सकते हैं। All right guys, ये एक क्वेश्चन नंबर 3 in which I gave you advice, which just talked about, discuss, state the salient features। ऑलराइट गाइस, अगर आज के सेशन में मजा आया है गाइस, तो प्रेस ऑन टू द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि इस तरीके से भी टैक्सेशन सिस्टम को पढ़ा जा सकता है, हमने कभी सोचा नहीं था। ऑलराइट गाइस, कंटिन्यू करेंगे दोस्तों अगले सेशन में फ्रॉम जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब ध्यान से देखिएगा, अगले सेशन में जो आज मैंने शुरुआत के 10 मिनट लिए थे मोटिवेशन और वो सब, मैं वो नहीं करूंगा, डायरेक्टली जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया से चालू करूंगा विद अ क्विक रिकैप of what happened in the preceding session। मतलब what happened in today's session will also be revised in tomorrow's session। Okay guys, चलो जी, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।